श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 96 to 98 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मैडम अगस्ता जब शेल्वी के पूरे कपड़े निकालकर उसके शरीर को एग्जामिन करती है तो वह पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। शेल्वी के शरीर की इतनी बुरी हालत देखकर उनको भी शेल्वी के लिए बहुत बुरा लगता है। साथ ही उन्हें क्रिस्टोफर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये दूसरी बार था जब शेल्वी को उन्होंने इस तरह की हालत में देख थी, पर इस बार उसकी हालत पहले से भी कहीं ज्यादा सीरियस थी। मैडम अगस्ता जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्रिस्टोफर के चेहरे पर शेल्वी के लिए जो फिक्र देख रही थी वह उन्हें अब नाटक लगने लगता है। मैडम अगस्ता शेल्वी की हालत देखकर समझ जाती हैं कि क्रिस्टोफर ने जो भी कुछ किया है शायद ये सब उन्होंने गुस्से में किया है, क्योंकि यह शेल्वी का फर्स्ट टाइम नहीं था। तो फिजिकल इंटीमेसी से इतनी ज्यादा चोट लगाना तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सब कपल के बीच काफी नॉर्मल होना चाहिए था। मैडम अगस्ता मन ही मन सोचती है कि भला ऐसा कौन सा गुस्सा जिसमें और यह भी भूल गया कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनकी इस तरह की हार्ड फिजिकल इंटीमेसी से उनके बच्चे को नुकसान भी हो सकता था। मिस्टर मार्टिन ने ना ही अपनी वाइफ के बारे में सोचा और ना ही अपने बच्चे के बारे में। मैडम अगस्ता धीरे से शेल्वी के निचले पार्ट से भी उसके कपड़े को रिमूव कर देती है और जब वह वहां की हालत देखते हैं तो वह और भी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि शेल्वी के निचले पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। हालांकि ब्लीडिंग हल्की ही हो रही थी, लेकिन ये शेल्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और इस ब्लीडिंग से उसके मिसकैरेज होने के चांस बहुत ज्यादा थे। ये देखकर मैडम अगस्ता को क्रिस्टोफर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वह क्रिस्टोफर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती हैं, मिस्टर मार्टिन, क्या सच में मैडम आपकी वाइफ ही हैं? क्योंकि आपने जिस तरीके से उनकी हालत हुई है मुझे लग तो नहीं रहा है नहीं अपनी वाइफ का ध्यान दिया और ना ही अपने बच्चे का। ऐसा तो है नहीं किया। आपका फर्स्ट टाइम था तो फिर आप मैडम की हालत ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैडम के निचले पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है और उनकी हालत मुझे बहुत ही क्रिटिकल दिखाई दे रही है और मुझे तो डर है कि कहीं उनका मिसकैरेज ना हो जाए, क्योंकि अभी उनका 3rd मंथ ही कंप्लीट हुआ है जिसमें अभी भी उन्हें मिसकैरेज होने का खतरा काफी ज्यादा है। मैडम अगस्ता ये सब कुछ शेल्वी को देखे अपनी धुन में गुस्से में बोले जा रही थी, बिना क्रिस्टोफर के एक्सप्रेशन को देखे हुए। पर जब वह पलटकर क्रिस्टोफर के डार्क चेहरे को देखती हैं तो वह डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टोफर गुस्से से उन्हीं को घूर रहा था। तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने किसके सामने अपना मुंह खोल दिया है। मैडम अगस्ता जल्दी से डरते हुए कहती हैं, मिस्टर मार्टिन, मुझे मैडम को जल्द से जल्द एडमिट करके हमें उनकी छोटी सी माइनर सर्जरी करनी होगी ताकि हम उनके ब्लीडिंग को रोक सके। तो प्लीज आप अभी के लिए बाहर जाइए। क्रिस्टोफर मैडम अगस्ता की तरफ अपनी जलती हुई निगाहों से देखता है, पर उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह थोड़ी देर शेल्वी को देखता है और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। यहाँ मैडम अगस्ता क्रिस्टोफर के निकलने के बाद एक चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो किया था उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह बच भी पाएंगी। पर अच्छा हुआ कि इस वक्त शेल्वी की डॉक्टर थी, नहीं तो शायद ही क्रिस्टोफर के सामने इस तरह से जुबान खोलने पर आज वह बच पाती। मैडम अगस्ता और देर ना करते हुए जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाकर सर्जरी की सारी प्रिपरेशन करती है और फिर वह सबसे पहले शेल्वी के पूरे बॉडी की मशीन से स्कैनिंग करती है ताकि वह पता लगा सके कि शेल्वी के पिछले पार्ट में इतनी ज्यादा चोट आई है, उसके हिसाब से वह अपना ऑपरेशन शुरू कर सके। वही क्रिस्टोफर बाहर अपने दोनों हाथों को सामने बनी रेलिंग पर टिकाए हुए बाहर की ओर एकटक देख रहा था। उसके दिमाग में बस मैडम अगस्ता की थोड़ी देर पहले कही गई बातें चल रही थी। शेल्वी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसके शरीर से ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। क्रिस्टोफर के दिमाग में बार बार यही बात किसी अलार्म की तरह रिपीट हो रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके अंदर कोई तूफान सा चल रहा था। क्रिस्टोफर आज उस शेल्वी को याद कर रहा था जो उसे शुरुआत में मिली थी, जो अपने बच्चे के लिए जी जान से उसे लड़ने के लिए तैयार थी। उसके लिए वह ना जाने कितनी बार उसके विला से भागने की कोशिश भी कर चुकी है।
और शायद वह अभी भी इस कोशिश में है, लेकिन वह अपने बच्चे को किसी भी हाल में उसे देने के लिए तैयार नहीं थी। स्टोपर शेल्वी के चेहरे पर अपने बच्चे को खुद के पास रखने का एक जुनून हमेशा देखा करता था। इसीलिए आज वह डरा हुआ था कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी हो गया तो शेल्वी उसे जरूर छोड़कर चली जाएगी। वह किसी भी हाल में उसके पास नहीं रुकेगी। वह अभी उसके पास केवल बच्चे के डर के कारण ही तो रुकी हुई है, नहीं तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत केवल उसी से तो करती है। तो फिर उसके पास कोई भी वजह नहीं रहेगी मेरे पास रहने की। शेल्वी इसी तरह उसको सोचते सोचते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। उसे होश तब आया जब पीछे से मैडम अगस्ता की आवाज आई, मिस्टर मार्टिन। मैडम अगस्ता की आवाज सुनते ही क्रिस्टोफर जल्दी से पलटकर उनकी तरफ देखने लगता है। मैडम अगस्ता अभी अपने हाथों के ग्लव्स निकालते हुए उन्हीं की तरफ देख रही थी। वह जैसे ही क्रिस्टोफर को अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो वह धीरे से बोलना शुरू कर देती है, मिस्टर मार्टिन, मैडम की सर्जरी हो चुकी है और उनकी ब्लीडिंग रुक चुकी है। फिलहाल तो मैडम खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें 2 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि हम देख सके कि उनकी हालत में किस तरह के चेंज हो रहे हैं। हालांकि हमने काफी अच्छे से सर्जरी की है तो उन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी को केवल अभी 3rd मंथ ही कंप्लीट हुए हैं। इस स्टेज में मिसकैरेज होने के काफी चांसेस होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैडम अभी बेहोश हैं, उन्हें शायद तक 1 या 2 घंटे में होश आ जाएगा। इतना कहकर मैडम अगस्ता चुप हो जाती हैं। वही क्रिस्टोफर बड़े ही ध्यान से उनके हर एक शब्द को सुन रहा था, और जैसे ही वह सुनता है कि शेल्वी और बच्चा अब खतरे से बाहर है तो उसे अपने दिल से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस होता है। अभी तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल किसी ने पत्थर में दबा दिया हो और वहां वह छटपटा रहा हो, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, पर वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्रिस्टोफर मैडम अगस्ता की बात पर धीरे से सिर हिला देता है, फिर अपनी धीमी मगर गंभीर आवाज में मैडम अगस्ता से पूछता है, क्या मैं अभी उससे मिल सकता हूँ? मैडम अगस्ता हाँ में सिर लाते हुए कहती हैं, हाँ अब आप उनसे मिल सकते हैं, अभी हमने उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। ये कहने के बाद मैडम अगस्ता वहां से चली जाती हैं और क्रिस्टोफर भी शेल्वी के वर्ल्ड की तरफ अपने कदमों को तेजी के साथ बढ़ा देता है। कुछ ही देर में वह शेल्वी कमरे बाहर पहुंच जाता है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो उसे सामने शेल्वी बेड पर लेटी हुई दिखाई देती है, जो कि अभी भी बेहोश लेटी हुई थी। उसका पूरा शहर सफेद पड़ चुका था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि उसमें बिल्कुल भी जान ना हो। वह एकदम बेजान गुड़िया की तरह उस बेड में लेटी हुई थी। क्रिस्टोफर को आज पहली बार शेल्वी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। वह अपनी इस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी यह फीलिंग थी उसे ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। क्रिस्टोफर के मन में इस वक्त हजारों सवाल चल रहे थे। वह एक टक खड़े खड़े ही शेल्वी को देखे जा रहा था। वह शेल्वी को देखने में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत चुका है। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब उसे हल्की सी शेल्वी की आवाज सुनाई देती है। शायद उसे अब धीरे धीरे होश आ रहा था और वह अपने मुंह से हल्की हल्की आवाजें निकाल रही थी, जो कि दर्द में कराहने की लग रही थी। शायद उसे अभी भी दर्द हो रहा था। क्रिस्टोफर जल्दी से जाकर शेल्वी का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों को धीरे धीरे रब लगता है। वही शेल्वी की भी आंख अब थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी। वह अपनी अध खुली आंखों से सबसे पहले अपने सामने क्रिस्टोफर का चेहरा देखती है। शेल्वी अपने एक हाथ को अपने सर में रखते हुए अपनी धीमी आवाज में क्रिस्टोफर से पूछती है, मुझे मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ये कहते हुए उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल जाती हैं। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के शब्दों को सुनता है तो वह समझ जाता है कि फिलहाल शब को शायद कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वह उसे इस तरीके से पूछने रही हैं। क्रिस्टोफर अपने एक हाथ से शेल्वी के गाल को धीरे धीरे सहलाते हुए बहुत ही धीरे आवाज में शेल्वी से पूछता है, शेल्वी तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शेल्वी क्रिस्टोफर के ऐसे सवालों को सुनकर कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगती है, मानो उसे पूछ रही हो कि उसे आखिर हुआ क्या है और उसे दर्द क्यों होगा। फिर वह अपनी नजरों को चारों तरफ घूमकर देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वह इस वक्त शायद हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे चारों तरफ मशीन्स दिखाई देती हैं और फिर
जब वह अपने तरफ देखती है तो उसे अपने एक हाथ में उसे एक ड्रॉप लगी हुई दिखाई देती है। ये सब देखते ही शेल्वी हैरान हो जाती है और अपनी हैरानी भरी नजरों से क्रिस्टोफर की तरफ देखकर उसे पूछती है, मुझे क्या हुआ है और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैं यहाँ कैसे आई। क्रिस्टोफर जब शेल्वी के इतने सारे सवालों को सुनता है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वह शेल्वी के सवालों का किस तरीके से जवाब दे। इस वक्त क्रिस्टोफर के पास शेल्वी के सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। वही शेल्वी क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए अपने सवालों के आंसर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी सामने से कमरे का डोर ओपन होता है और उन दोनों को मैडम अगस्ता सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही मैडम अगस्ता शेल्वी को होश में देखती हैं तो वह खुश होकर उसके पास आ जाती हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ शेल्वी से पूछती है, मैडम अब आप कैसी हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है। शेल्वी मैडम अगस्ता को अपने सामने देखती है तो कंफ्यूजन से मैडम अगस्त से पूछती हैं, क्या आप मुझे बताएगी कि मुझे हुआ क्या है, मुझे दर्द क्यों होगा और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैडम अगस्ता शेल्वी के इस तरह से सवाल पूछने पर थोड़ी असमंजस से उसकी तरफ देखते हुए पूछती हैं, क्या अभी आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपको क्या हुआ था। शेल्वी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब मैडम अगस्त एक नज़र पीछे खड़े क्रिस्टोफर की तरफ देखती है और फिर शेल्वी की तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहती हैं, मैडम अभी आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। जब आप ठीक से रेस्ट कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। ये कहते हुए वह जल्दी से एक इंजेक्शन निकालकर शेल्वी के हाथों में लगा देती हैं। शेल्वी उन्हें देखते हुए थोड़ी परेशानी भरे शब्दों में पूछती है, पर आप लोग मुझे बात क्यों नहीं रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है और मैं हॉस्पिटल में कब और कैसे आई। ये कहते हुए वह थोड़ा सा पैनिक होने लगी थी। मैडम अगस्ता शेल्वी को समझाते हुए कहती हैं, मैडम अभी आपको आराम की ज़रूरत है, जब आप दोबारा सोकर उठेगी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल अभी आपको रेस्ट करना चाहिए, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वही शेल्वी मैडम अगस्ता की बात सुनकर आगे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी थी और वह देखते देखते ही नींद की आगोश में चली गई। शेल्वी के नींद में जाते ही क्रिस्टोफर मैडम अगस्ता की तरफ देखकर गुस्से में पूछता है, इसे क्या हुआ है, आपने किस तरह की सर्जरी की है, चोट तो इंटरनल पार्ट पर लगी थी, फिर इसका असर दिमाग में कैसे हो सकता है, कहीं आपने उसका गलत ट्रीटमेंट तो नहीं किया है। क्रिस्टोफर को गुस्से में देखकर मैडम अगस्ता डरते हुए कहती हैं, मिस्टर मार्टिन आप गलत समझ रहे हैं, मैडम को कुछ भी नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है, ये तो हर्बल मेडिसिन्स के शायद असर है, शायद मैडम की बॉडी वीक होने के कारण शायद हर्बल मेडिसिन्स ठीक से अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाई है और मैडम शायद कुछ देर के लिए जो भी उनके साथ हुआ है वह सब कुछ भूल गई हैं। क्रिस्टोफर अपने दांतों को चबाते हुए गुस्से से मैडम अगस्त की ओर घूरते हुए कहता है, मैं यहाँ इतनी VIP हॉस्पिटल में अपनी वाइफ का हर्बल इलाज करवाने नहीं आया था, जल्द से जल्द मेरी वाइफ को ठीक करो। अगर तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी। मैडम अगस्त क्रिस्टोफर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वह डर से 2 कदम पीछे होते हुए जल्दी से क्रिस्टोफर को समझाते हुए कहती हैं, मिस्टर मार्टिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल मैडम प्रेग्नेंट थी, इसलिए हम उन्हें मॉडर्न मेडिसिन नहीं दे सकते थे, इससे उनका मिसकराज होने का खतरा बढ़ सकता था, साथ ही उनके होने वाले बच्चे पर उन मेडिसिन का बहुत ही बुरा असर पड़ता। पर मैडम की ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हमने इंडिया के सबसे बेहतरीन हर्बल डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके द्वारा बताई गई मेडिसिन्स को ही मैडम को दिया है। इसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों से बनी होती है। हाँ, पर मैडम की बॉडी वीक होने से शायद उनकी बॉडी इस मेडिसिन को ठीक से कंसीव नहीं कर पाई है, इसीलिए इस मेडिसिन के थोड़े से अलग सिम्टम दिख रहे हैं, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। क्रिस्टोफर मैडम अगस्ता को लगभग धमकाते हुए कहता है, आपके लिए यही सही होगा कि मेरी वाइफ अगले कुछ घंटे में बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो मैंने जो अभी कुछ देर पहले कहा है उसे पूरा करने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट, और अगर आपने मेरी वाइफ को देख लिया है तो अब आप बाहर जा सकती हैं।
मैडम अगस्ता क्रिस्टोफर के शब्दों को सुनकर बिना 1 मिनट लगाए वहां से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं क्रिस्टोफर का मूड चेंज ना हो जाए और वह कल की वजह आज ही ना उन्हें जान से मार दे। आखिरकार उन्होंने कुछ घंटे पहले भावनाओं में बहकर क्रिस्टोफर को गुस्से में आकर ज्यादा ही सुना दिया था। मैडम अगस्ता के बाहर निकलते ही क्रिस्टोफर धीरे से शेल्वी के नजदीक आकर बैठ जाता है और फिर अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशंस के उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। उसके मन में अभी कुछ देर पहले की कोई सारी बात घूम रही थी कि किस तरह शेल्वी सब कुछ भूल गई थी। एक पल के लिए तो क्रिस्टोफर को लगा था कि शेल्वी सब कुछ भूल जाए तो ही अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से शेल्वी और उसके बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो फिर वह क्या करेगा। नहीं, वह फिलहाल इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि अपनी वजह से वह शाल्वी और अपने बच्चों को किसी भी खतरे में डाल दे। अभी अभी तो बहुत ही मुश्किल से वह दोनों ठीक हुए हैं, फिर से वह उस डर को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था जो अभी कुछ देर पहले उसने इन चंद घंटे में महसूस किया था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्टिन क्रिस्टोफर का पीछा करते करते पूरी रात सड़कों पर घूमता रहा। जब उसे क्रिस्टोफर और शेल्वी की कोई खबर नहीं मिली तो वह थक हार कर क्रिस्टोफर के विला आ गया, जहां पर उसे सबसे पहले क्रिस्टीना दिखाई दी, जो कि परेशान सी सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही क्रिस्टीना ऑस्टिन को वहां देखते हैं वह तुरंत खड़ी हो जाती है और झुककर उसे ग्रीट करती है। ऑस्टिन जल्दी से क्रिस्टीना के पास आकर उससे बहुत ही परेशानी भरे शब्दों में पूछता है, क्रिस्टीना भाई कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्रिस्टीना भी अपनी घबराई हुई आवाज में रहती है, नहीं कर बड़े सर तो विला पर नहीं है, वह आए तो थे पर कुछ घंटे पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। ऑस्टिन जल्दी से क्रिस्टीना के और नजदीक आते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि भाई कहाँ गए हैं? मुझे उनसे सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे मेरा उनसे मिलना इस वक्त बहुत ही जरूरी है। क्रिस्टीना सर झुकाकर कहती है, नहीं सर, मुझे भला कैसे पता होगा कि सर कहाँ गए हैं? मैं तो सिर्फ एक यहाँ की मेड हूँ सर, मुझे क्यों बात कर जाएंगे कि वह कहाँ जा रहे हैं? ऑस्टिन उदासी से अपना सर झुका लेता है और फिर धीरे से अपने मुंह में बुदबुदाता आता है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर भाई ने शेल्वी को कहाँ लेकर गए हैं और उन्होंने उसके साथ क्या किया है? भाई का गुस्सा वैसे भी उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, ऊपर से अगर कोई उसके आसपास लड़की आ जाए तो तब तो उनका गुस्सा उनकी लिमिट से बाहर ही हो जाता। और यहाँ तो शेल्वी उनके गले लगे हुए थी है, ऐसे में अगर कहीं गुस्से में आकर उन्होंने शेल्वी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ये ख्याल मन में आते ही ऑस्टिन क्रिस्टीना की तरफ देखते हुए कहता है, अगर भाई वापस आए तो सबसे पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी। यह कहते हुए वह तेज कदमों के साथ वापस विला के बाहर निकलने वाला ही होता है कि उसके कानों में एक बच्चों की आवाज आती है, ऑस्टिन भाई आप यहाँ? पता है आपको मैंने कितना मिस किया था, लेकिन आप तो मुझे याद ही नहीं करते हो, इसीलिए आपने मुझे कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही आप मेरे फोन कॉल का रिस्पांस करते हो। ऑस्टिन इस आवाज को सुनकर एकदम से उसके पैर जाम जाते हैं, पर वह आवाज सुनकर पीछे पलटकर नहीं देखा है। वह लड़का दौड़ते हुए ऑस्टिन के पास आता है और फिर पीछे से ही उसे गले लगा लेता है। उसके ऐसा करते ही ऑस्टिन गुस्से से पीछे पलटता है और एक झटके से उस लड़के को खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाई कहने की? मैं तुमसे पहले कहा था ना कि मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही तुम मेरे भाई हो, तो दोबारा अपने मुंह से मुझे भाई कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते वक्त ऑस्टिन के चेहरे पर बिल्कुल क्रिस्टोफर की तरह भाव थे, वह बिल्कुल क्रिस्टोफर की तरह ही खतरनाक लग रहा था। हमेशा जो उसके चेहरे पर जो बेफिक्री और स्माइल होती थी, उसकी जगह पर अब बेतहाशा गुस्सा छाया हुआ था। वही सामने खड़ा लड़का जब ऑस्टिन को इतना गुस्से में देखा है तो वह डर से कांपने लगता है, उसके आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं और वह डरते हुए 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आती है और वह अपनी बहुत ही मासूम आवाज में ऑस्टिन पर बिगड़ते हुए कहती है, बुरे अंकल आप ऋषि को क्यों डांट रहे हो? आपने उसे इतनी जोर से डांटा कि वह रोने लगा है, आप बहुत ही बुरे हो। मैं अपने दोस्त से कहकर तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगी, तुमने मेरे ऋषि को रुलाया है ना? ऑस्टिन गुस्से से क्रिस्टीना की तरफ देखा है और अपने दांतों को चबाते हुए पूछता है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले इस लड़के को अभी के अभी इस विला से बाहर निकलो, मैं इसे 1 मिनट भी इसे यहाँ नहीं देखना चाहता।
क्रिस्टीना थोड़ा हड़बड़ाते हुए ऑस्टिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बड़े सर ने ही छोटे साहब को यहाँ लेकर आए हैं। मैं उनके ऑर्डर के बिना छोटे साहब को इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस बार ऑस्टिन अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए क्रिस्टीना की तरफ देखा है और फिर अपनी एक एक शब्दों को चबाते आते हुए क्रिस्टीना से कहता है, तुम्हारे बड़े साहब ने ऑर्डर दिया था इसे यहाँ रखने के लिए, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी के अभी इस लड़के को मेरी नजरों से दूर करो। अगर मेरे हाथों इस लड़के को कुछ भी हो गया तो फिर आगे इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, ऑस्टिन सर आप ऐसा नहीं कर सकते, और सर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक वह ना कहे तब तक छोटे साहब यही रहेंगे और आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनकी सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है, तो मैं आपको उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। ये कहते हुए वह आदमी ऋषि के सामने खड़ा हो जाता है। ऑस्टिन जब पीछे पलटकर देखता है तो उसे सामने डैनियल दिखाई देता है। डैनियल को देखते ही ऑस्टिन उसे पर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, डैनियल तुम यहाँ के सिर्फ सिक्योरिटी इंचार्ज हो तो तुम्हें वही बनकर रहना चाहिए। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी किसी को इतनी इजाजत नहीं है कि वह मुझे बता सके कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। डैनियल ऑस्टिन की बात पर बहुत ही पोलाइटली अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं सर, मैं आपको कुछ भी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपके मामलों में दखल अंदाज कर रहा हूँ। मैं तो बस के दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सर, पर मैं सर के ऑर्डर में बाधा हुआ हूँ। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी भी तरीके से छोटे साहब को नुकसान पहुंचाने दे सकता हूं। ऑस्टिन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वह फिर भी समझ चुका था कि डैनियल केवल क्रिस्टोफर के ही ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो वह किसी भी हाल में उसके किसी भी बात को नहीं मानने वाला है। वह एक नज़र अपनी लाल आंखों से ऋषि की तरफ देखा है और फिर बिना एक पल भी लगाए गुस्से से बाहर निकल जाता है। ऑस्टिन कुछ पल के लिए तो शेल्वी को भूल ही गया था। ऋषि को देखकर उसके पुराने जख्म ताज़ा हो गए थे जिन्हें वह कभी भी याद नहीं करना चाहता था। वह सारे जख्म एक बार फिर ऋषि के कारण उसके सामने आ गए थे। उसने जो भी पास्ट में जो दर्दनाक रात बिताई थी वह किसी फिल्म की तरह है इस वक्त उसके जहां में चल रही थी, जिन्हें सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे इस वक्त कोई खबर नहीं थी कि वह इस वक्त कहाँ जा रहा है और ना ही उसे ये होश था कि कितनी स्पीड में अपनी बाइक को चलाया जा रहा था। वह तो बस बेशुद्ध सा अपने ख्यालों में गम सड़कों पर बाइक को दौड़े जा रहा था। ऑस्टिन ऋषि से बेइंतहा नफरत करता था। वह उसे अपने सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि उसने कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, पर फिर भी वह नहीं चाहता था कि ऋषि किसी भी तरीके से उसे या फिर क्रिस्टोफर से कोई भी रिलेशन रखे। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर सिर्फ ऋषि पर गुस्सा करता था। वह उसे नफरत नहीं करता था। वह उसकी गलतियों पर हमेशा उसे डांटता था, लेकिन कभी भी उसे इस तरीके से भी नहीं डांटा जैसे ही आज ऑस्टिन ने ऋषि को डांटा था। क्रिस्टोफर के विला में ऑस्टिन निकलते ही क्रिस्टीना जल्दी से डैनियल के पास आकर कहती है, थैंक यू डैनियल, अगर तुम नहीं आते तो बात नहीं मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ऑस्टिन सच में ऋषि को इस वक्त बाहर न निकाल दे, और अभी तो काफी रात भी हो चुकी थी। इस समय छोटे साहब अगर कहीं भी बाहर निकाला तो क्रिस्टोफर उन लोगों की तो जान ही ले लेते। डैनियल क्रिस्टीना को एक लाइट स्माइल करते हुए कहता है, ये दो मेरी ड्यूटी है, आखिर इसी के लिए ही तो बॉस ने मुझे यहाँ रखा है। डैनियल क्रिस्टोफर का के विला और उसका पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज था, जो कि शेल्वी के विला से भाग जाने पर क्रिस्टोफर ने उसे सजा के तौर पर बेस कैंप भेज दिया था। वह अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी सजा को खत्म करके वापस यहाँ आया था। वही ऋषि आज जो हमेशा खुश रहने वाला, कभी किसी भी बात का बुरा न मानने वाला लड़का ऑस्टिन के इतना बुरी तरीके से डांटने के कारण रोने लगा था। आखिरकार वह था तो बच्चा ही जिसे बस अपने भाई का प्यार चाहिए था, पर वह मासूम अभी इस बात से अनजान था कि उसकी माँ ने उसके दोनों के साथ क्या किया था। ऋषि हमेशा पूछा करता था क्रिस्टोफर से कि ऑस्टिन उसे इतना गुस्सा क्यों रहता है, और आप भी मुझसे हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हैं, क्या मैंने कोई गलती की है। पर क्रिस्टोफर हर बार की तरह उसके बातों को इग्नोर करके दोबारा उसे फोन कॉल ना करने को कहकर कॉल कट कर देता था। हालांकि ऋषि को ये तो पता था कि उसके फादर और क्रिस्टोफर के फादर अलग हैं, लेकिन जिस कल्चर में वह बढ़ा
हुआ था वहाँ ये सब काफी नॉर्मल था, तो उसे ये सब चीज कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। वह क्रिस्टोफर और ऑस्टिन के डार्क पास्ट से अभी भी अनजान था, इसीलिए वह कभी समझ ही नहीं पाया कि क्यों ऑस्टिन उसे इतनी नफरत करता है और क्रिस्टोफर हमेशा उसे डांटे हुए खुद को भाई ना बुलाने के लिए कहता है और ना ही उसे खुद के पास कभी बुलाता है। क्रिस्टीना जब ऋषि की तरफ देखती है जो कि आंखों में आंसू लिए सर नीचे करके खड़ा था और उसके बगल में ही कनक उसके हाथों को पकड़े हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, तब क्रिस्टीना उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से ही रहती है। छोटे साहब, आपको इतना ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहले से ही पता था कि सेकंड बस आपको पसंद नहीं करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो आपको इस चीज को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। और फिर देखिए, आपके कारण कनक भी परेशान हो रही है। ऋषि क्रिस्टीना को एक नजर देखा है और फिर अपने आंसुओं को पहुंचकर कनक की तरफ देखाता है जो कि बेहद परेशानी से उसी की तरफ देख रही थी। ऋषि जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए कहता है, चलो कनक, काफी रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए, नहीं तो भाई आएंगे तो हमको डिटेंगे। ये कहते हुए सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चला जाता है। पीछे खड़ी क्रिस्टीना उसे इतना जल्दी खुद को संभालते हुए और फिर इतनी समझदारी से बात करते हुए देखकर हल्की सी स्माइल कर रही थी। सुबह का वक्त अस्पताल में क्रिस्टोफर हॉस्पिटल के ही एक रूम में बैठा हुआ था और उसके सामने शेरा अपने सर को झुकाए हुए खड़ा था। क्रिस्टोफर बहुत ही गंभीर आवाज में शेर से पूछता है, शेर क्या खबर है ऑस्टिन? शेर इस तरीके से सर झुकाए हुए कहता है, सर सेकंड बस अभी भी मार्टिन विला नहीं पहुंचे हैं, वह जब से आपके विल से निकले हैं तब से हमें उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है। वह काफी तेज बाइक चलाते हुए आपके विला से निकले हैं। हमने जो बॉडीगार्ड उनके पीछे लगाए थे वो उनकी स्पीड ज्यादा तेज होने के कारण वह उन्हें फॉलो ही नहीं कर पाए और सेकंड बस पता ही नहीं चला कि कब उन लोगों से काफी दूर निकल गए हैं। हालांकि हम अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी उनके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं है, ना ही हम उनकी कोई लोकेशन को ढूंढ पाए हैं। क्रिस्टोफर अपने हाथों की मुट्ठियों को करते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वही सामने की लगी ग्लास विंडो के सामने खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां बहुत कस के बांधी हुई थी। उसके चेहरे से तो नहीं पता चल रहा था कि वह गुस्से में है या नहीं, लेकिन उसका ऑरा काफी ज्यादा डरावना हो चुका था। क्रिस्टोफर चेहरा को अपने कोल्ड वॉइस में इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, जो और डैनियल से कहो कि वह विला की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दे और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक ऋषि और कनक विला से बाहर नहीं निकलने चाहिए। उनकी सेफ्टी पर मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। ये कहने के बाद वह शेरा को वहां से जाने का इशारा कर देता है। शेरा वहां से निकलते ही क्रिस्टोफर अपने पॉकेट से फोन निकलता है और फिर एडम को फोन कर देता है। इधर से 2 रिंग जाने पर ही दूसरी तरफ से एडम फोन कॉल को पिक कर लेता है और बड़े ही पॉलिटली क्रिस्टोफर को ग्रीट करता है। क्रिस्टोफर अपने ऑडियो टोन में एडम से कहता है, एडम तुम्हारे पास अगले 1 घंटे हैं, मुझे जल्द से जल्द ऑस्टिन की लोकेशन चाहिए और लोकेशन मिलने के साथ ही तुरंत तुम खुद जाकर उसे पिक करोगे और मार्टिन मिला वापस छोड़कर आओगे। यह कहने के बाद क्रिस्टोफर तुरंत फोन कॉल को रख देता है। क्रिस्टोफर कुछ देर वही ग्लास विंडो के सामने खड़े अपनी सोच में गुम रहता है और फिर एकाएक पलटते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और फिर धीरे से बुद आते हुए कहता है, अब टाइम आ गया है कि ऑस्टिन को शेल्वी के बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए। अब मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इससे पहले कि देर हो जाए उसे मैं खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्रिस्टोफर जानता था अगर ऑस्टिन को अचानक से उसके और शेल्वी के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिस्टोफर साफ देख पा रहा था कि ऑस्टिन की चाहत दिन प्रतिदिन शेल्वी के लिए बढ़ती जा रही थी और अगर ऐसा ही रहा तो बाद में क्रिस्टोफर के लिए ऑस्टिन को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह किसी भी हाल में ना तो शेल्वी को छोड़ सकता था और ना ही ऑस्टिन को, दोनों ही तो उसकी फैमिली थी। शेल्वी तो अभी उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन जब वह अकेला था तब ऑस्टिन ही तो उसका एकमात्र जीने का सहारा था और वह उसे टूटे हुए नहीं देख सकता। हालांकि अभी भी उसे दुख होगा, लेकिन शायद वह अभी उसे संभाल सकता है, लेकिन बाद में अगर ऑस्टिन की चाहत और ज्यादा बढ़ गई तो फिर वह इसके आगे तो क्रिस्टोफर सोचना भी नहीं चाहता था कि आगे क्या हो सकता है।
क्रिस्टोफर अपनी सोच में गुम ही था कि उसके रूम का डोर लॉक होता है। जब क्रिस्टोफर डोर को ओपन करता है तो उसे एक नर्स खड़ी हुई दिखाई देती है। नर्स क्रिस्टोफर को देखते हुए जल्दी से कहती है, सर मैडम को होश आ गया है, मैडम अगस्ता ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। क्रिस्टोफर उसकी बात पर हाँ में सिर्फ हिला देता है और फिर तेज कदमों के साथ वह शेल्वी के रूम की तरह बढ़ जाता है। क्रिस्टोफर जब रूम में पहुंचता है तो मैडम अगस्त शेल्वी का चेकअप कर रही थी। वहीं पर बगल में खड़ी नर्स कोई हर्बल मेडिसिन तैयार कर रही थी। कमरे में आहट होने पर सब सामने देखने लगते हैं। जब शेल्वी अपनी नजरों को घुमाकर सामने देखती है तो उसे सामने ही क्रिस्टोफर खड़ा हुआ दिखाई दे जाता है, पर वह उसके आने पर कोई भी रिस्पांस नहीं करती है। बस उसे एक नज़र देखकर वापस वह अपनी नजरों को घुमाकर सामने लगी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है। उसके चेहरे पर अभी कोई भी इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, उसके होंठ भी सूख चुके थे जिनमें कहीं कहीं से कुछ दरारें आ गई थी, लेकिन इसमें भी उसकी खूबसूरती में कहीं से भी कम नहीं हुई थी। वह अभी भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। जीतने की पहले तो क्या अब पता चल जाएगा ऑस्टिन को क्रिस्टोफर और शेल्वी के बारे में, और अब कैसा रिएक्ट करेगी शेल्वी क्रिस्टोफर के को अपने सामने देखकर? क्या शेल्वी क्रिस्टोफर को माफ कर देगी या फिर उसे उसकी गलती की देगी? कोई बड़ी सजा जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।